इन्होंने पूरा दृश्य बदला हुआ है। अब मान्यवर श्री पंडित नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रिधा स्थितात्मने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की इस विरासत में और उन्हीं के कारणों से आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनका हम सादर अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम आचार्य श्री यादवेंद्र जी महाराज के निर्देशन में संचालित हो रहा है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और यहाँ पर समस्त आर्यजन सुधीजन जो आए हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करूंगा, नमस्कार करूंगा। श्रीमान राकेश मेहरा जी ने मुझे इस सभा का हिस्सा बनाया है, आपने मुझे आमंत्रित किया इस विद्वत सभा में आने के लिए, आपका मैं धन्यवाद करूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। आज हम देखिए स्थापना दिवस या स्थापना सप्ताह मना रहे हैं आर्य समाज का। बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री सुदेश जी ने भी कहा कि चिंता हमारी नहीं है, चिंता सबकी है। लेकिन आप देखेंगे कि इन सभाओं में जब हम आते हैं तो बच्चे नहीं आते। पहले क्या था, जब हम लोग छोटे होते थे तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो हमें साथ लेकर के जाया करते थे। आज क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी नाना नानी के साथ जाना, ऐसा लगता है कि वो लोग पुराने विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ नहीं जाना। तो इसलिए हमारे समाज में ये गिरावट आई है। और हर तरीके से आप देखेंगे कि जब तक हम अपने आने वाली जनरेशन को, न्यू जनरेशन को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं, इन पुस्तकों के साथ नहीं जोड़ते हैं, चाहे कोई भी पुस्तक हो, गीता हो, रामायण हो, गुरबाणी हो, कोई भी चीज नहीं जब तक जोड़ेंगे तब तक ये समस्या आएगी। चाहे जैन जी की समस्या हो, चाहे जो भी हो, बहुत बड़ी समस्या है। और आप देखेंगे कि उनको पता नहीं होता है, वो लोग टोटली निर्दोष हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वो निर्दोष है। उनका संचालन कहां से हो रहा है, उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है। और जो हमारे देश को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, खास करके जो पश्चिम की शक्तियां जो नहीं चाहती हैं कि भारत दोबारा विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करे, ये वो शक्तियां होती हैं। लेकिन चैनल इतने बने हुए हैं। मैं आपको एक फोर्ड फाउंडेशन का नाम लूंगा। हमारे मध्य श्री प्रवीण मेहरा जी बैठे हुए हैं और इनको नॉलेज होगा कि एक फोर्ड फाउंडेशन है मेहरा साहब की, जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को हर तरीके से रौंदने में लगा हुआ है। क्या है कि आप एक स्कॉलरशिप ले लीजिए, आ जाइए अमेरिका या जहां कहीं पढ़ना चाहते हैं, बिना पढ़े लिखे डिग्री मिलती है, कोई डिग्री नहीं। फिर क्या करेंगे, कुछ लोगों को वो दे देते हैं, बड़ा बड़ा अवार्ड दे देते हैं, फिर रेमन में एक्सेस अवार्ड जैसे अवार्ड मिल जाते हैं। और वो पैसे क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें अपवाद भी होंगे, लेकिन ये सारे पैसे, एक तो ये लोग जो वहां से पढ़ करके आते हैं वो एक जरिया बन जाते हैं, उनके थ्रू कराया जाता है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। इसलिए जो न्यू जनरेशन है उनको पता नहीं है कि किनके बहकावे में आकर के वो इस तरह का काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम ग्रेजुएशन में थे पटना यूनिवर्सिटी में, एकाएक जब हमें यूपीएससी का इम्तहान देने का वक्त आया तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गई। बहुत हंगामा हुआ, आप सभी जानते हैं। बहुत लोगों ने आत्मदाह किया, कई लोगों को सीआरपी की लाठियां मिली, कई लोग मर गए, कई लोग घायल हो गए। जिन लीडरों ने उनको उस काम के लिए प्रेरित किया, जिनके बहकाव में आकर के आए, उनके परिवार को 10-15 दिन के बाद कोई पूछने वाला नहीं। राजनीति करने के लिए सभी लोग जाते थे, लेकिन 15 दिन के बाद उस परिवार का क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं पूछने गया।
हमारे को, हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे सामने लाठियां चलती थी, हमें संदेश आया था, उस समय टेलीग्राम हुआ करता था, ज्यादा नहीं, मैं 90, 91, 92 की बात बता रहा हूँ। तो हमें यही संदेश आया कि आप पढ़ाई कीजिए, थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आईपीएस करना है, आप आईपीएस कर लेंगे। हमने यही किया, समय भी थोड़ा ज्यादा लगा, 2-3 साल समय ज्यादा लग गया और पढ़ाई भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी। तो लेकिन जो हम करना चाहते थे हमने कर लिया, ठीक है। और हम ये आईपीएस में क्यों आना चाहते थे, हमारे प्रिंसिपल साहब ने डीएवी कॉलेज के, उन्होंने बताया ये आए थे। आप देखेंगे कि हमारा मकसद ही था कुछ और काम करना, अलग तरीके से काम करना। आप सभी लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम काम करते थे इतना आसान नहीं, उसके लिए संस्कार और संस्कृति बहुत जरूरी होती है, उसके लिए त्याग बहुत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है। हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन हम आपको इंसाफ दे रहे हैं, आपको न्याय दे रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अगर इस सिस्टम में रह करके आपको इंसाफ देना है। प्रिंसिपल साहब ने संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में बताया। मैं आपको बताऊं कि जब से यूपीएससी का इम्तिहान शुरू हुआ तो संस्कृत के 2 सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में। एक तो इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी होता है, यूपीएससी में आप जाएंगे तो हिंदी हो, चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, तो एक उसमें भी संस्कृत लैंग्वेज है जो कि हम ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। ऑप्शनल मीन्स कि इंडियन लैंग्वेज के रूप में जो कंपलसरी है उसमें भी संस्कृत ले सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस ऑप्शनल पेपर लेते हैं उसमें भी संस्कृत पेपर है। और जब से यूपीएससी स्टार्ट हुआ तभी से ही। और मैं क्यों एमए किया मैं बताऊं कि मैंने देखा, मैं भी साइंस का स्टूडेंट होता था और फिजिक्स और मैथ में मेरी ज्यादा रुचि थी। मैंने देखा कि फिजिक्स पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स दिल्ली से पटना आकर के कोचिंग लेते थे संस्कृत ऑप्शनल के लिए। हमने कहा कि दिल्ली से पटना आकर के कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर वही हैं, तो हम क्यों ना एक एमएस, पहला एमए संस्कृत में ही कर लेते हैं। तो साइंस का विद्यार्थी होने के बावजूद मैं कहा कि नहीं, संस्कृत विषय में करना चाहिए। और मैंने यूपीएससी करने के लिए संस्कृत लिया। थोड़ा सा साइड में प्रिंसिपल साहब को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सर संस्कृत सब्जेक्ट एमए में तभी लिया जब मुझे लगा कि नहीं, यूपीएससी में मुझे इसको सब्जेक्ट के रूप में रखना है। तो ये सब लोगों को आप बताएंगे, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, कि इस तरह की कोई सोच नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ कि जब मैं संस्कृत लिया तो कोई हमारे गांव से आए तो जाकर के मेरी दादी को उन्होंने बोल दिया कि वो तो अब संस्कृत पढ़ने लगे। तो अगर संस्कृत ही पढ़ना था तो गांव के पंडित जी से संस्कृत पढ़ सकते थे। तो मेरे गांव में, मेरे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। मैं जब गया तो मैं बहुत मुश्किल से समझाया कि मैं स्ट्रेटेजिकली संस्कृत सब्जेक्ट लिया हूं कुछ करने के लिए, जो मुझे करना है उसी के लिए मैं लिया। नहीं तो लोग यही समझते थे कि मैं भी क्वांटम मैकेनिक्स में आगे पीएचडी वगैरह करूंगा। मैं कहा कि नहीं, जो यूपीएससी करना है उसी के लिए मैंने लिया है, और थोड़े दिन तक आप मतलब देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह की धारणाएं हैं, तो हमें समाज से इन धारणाओं को दूर करना पड़ेगा। रही बात कॉलेज की, तो जब कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनके पास उतना आधार नहीं होता है, बेस नहीं होता है कि कॉलेज में वो लेकर के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसलिए जरूरी है कि स्कूलों में भी हम उसका प्रचार प्रसार करें। कुछ लोगों ने क्या किया, राजनीतिक लोगों ने, कि ये कहा कि संस्कृत से पंजाबी को और हिंदी का नुकसान होता है। खासकर पंजाब में ये कहा गया कि पंजाबी का नुकसान है, इसलिए संस्कृत के टीचर और संस्कृत की पढ़ाई लिखाई वो सारा पंजाब के स्कूलों से खत्म कर देंगे। जबकि आप देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने काफी उसमें पढ़ाई लिखाई, या उनकी किताबें भी हैं, पुस्तकें हैं संस्कृत में, और एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी भाषा का किसी भी भाषा के साथ कोई भी बैर भाव नहीं है।
हर भाषा एक दूसरे के लिए पूरक होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो किसी भाषा का किसी भाषा से कोई बैरभाव, तो इसलिए हमें हर भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हर भाषा की जानकारी हमें देनी चाहिए। तो किसी भी भाषा का उसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है, ये भाषाएं ऐसी हैं। क्यों? हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं या जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज हम बोलते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, भारोपीय भाषा परिवार, भारतीय और यूरोपीय, ये एक ही भाषाएं हैं। अगर आप देखेंगे फ्रेंच को, लैटिन को, जर्मन को, तो संस्कृत के साथ बहुत सारी समानताएं आपको मिलेंगी। क्योंकि मैंने डिप्लोमा फ्रेंच में भी किया है, मैंने डिप्लोमा जर्मन में भी किया है, और हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इस चीज की फैसिलिटी है। तो आप चाहें तो रेगुलर भी क्लासेस कर सकते हैं, आप चाहें तो मतलब अपना जो क्या बोलते हैं उसको प्राइवेट तौर पर भी कर सकते हैं, और हर तरीके की सुविधा यहाँ पर दी हुई। तो हमें करना चाहिए और बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि हमारे ये बच्चे करें। जो समस्याएं आ रही हैं जैन जी की हैं, चाहे जो भी हैं, हमारे सभी आर्यजनों ने यहाँ से उद्बोधन में बताया है। समस्या का कारण क्या है? हम सभी पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, हम तो राजनीति से दूर रहते हैं। बच्चों को भी कहते हैं कि राजनीति से दूर रहिए। जब आपके घर पर कब्जा होता है तो कुंवर विजय प्रताप के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सारे लोग, एरिया कोई भी होता है, जालंधर हो, लुधियाना हो, अमृतसर का कोई भी एरिया हो, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, हमारे में ये संस्कार है, हम उनका हिस्सा नहीं बनते। कारण कि आपको पॉलिटिकल बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनिए, आप रोज पॉलिटिकल रैलीज में जाइए, नहीं। राजनीति के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ तो राजनीति से हो रहा है। हम आ रहे हैं, देखिए 10 बसें तो मुझे रास्ते में मिल गई। हम आजादी दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या है जी? मुफ्त, मुख्यमंत्री मुफ्त बस तीर्थ यात्रा सेवा दे। हमारे भारत की संस्कृति में, और विशेष करके जिसको हम पंजाबियत बोलते हैं, जो पंजाब की सभ्यता और संस्कृति है, उसमें मुफ्त शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इतना तो आप सवेरे से शाम तक मंदिर गुरुद्वारा में चढ़ावा चढ़ा देते हैं, या फिर दान पुण्य कर देते हैं, चाय मट्टी का लंगर लगा देते हैं। तो जो लोग वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और जो लोग करा रहे हैं, ये लोग मानसिक तौर पर आज भी गुलाम हैं। और वो 15 अगस्त 1947 में जो स्वतंत्रता मिली थी, उनके लिए उसका कोई भी महत्व नहीं है। नेता देखिए, आमतौर पर क्या होता है, 4 केस मुकदमे हो गए उनके ऊपर, लड़ाई झगड़ा किए, नेता बन जाते हैं। कुर्ता पजामा आप जानते हैं सफेद डाल लेते हैं, नेता बन जाते हैं। नेता वो नहीं। नेता का अर्थ जानना है तो यहां से जानिए, नेता के बारे में कहा गया है, नेता विनीतो मधुर त्यागी दक्ष प्रियंवद रक्त लोक सुचिर वाग्मी रूढ़ वंशो स्थिरो युवा। नेता विनीतो मधुर त्यागी दक्ष प्रियंवद। अब इसमें देखिए, पहला नेता विनीतो मधुर त्यागी, विनीत होना चाहिए, उसका स्वभाव विनीत होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए। नेता विनीतो मधुर त्यागी, उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना। आज क्या है, सर्किट हाउस पर कब्जा कर लीजिए, किसी और के घर पर कब्जा कर लीजिए। नेता की पहले निशानी है कि पावर आया तो पहले कब्जा कर लीजिए। नेता क्या है कि अपना भी लगा देता है। जहां हम बैठे हैं वो लोग नेता हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये जगह दी इसलिए यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य हो, धर्म को बढ़ावा दिया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि त्यागी होना बहुत जरूरी है। ये हमारा शास्त्र कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। नेता विनीतो मधुर त्यागी दक्ष प्रियंवद, दक्ष होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए अपने काम में, जो उसका काम है एफिशिएंट होना चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे पार्लियामेंट हाउस जाने का मौका मिला था विधानसभा की तरफ से। वहां हमने देखा कि संविधान की वो प्रति जो हैंड रिटन है, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है और एक प्रिंटेड इंग्लिश में, तीनों पर सबके हस्ताक्षर हुए थे, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे। तो पहले ही दिन 24 जनवरी 1950 को
जब वो हस्ताक्षर के लिए रखा गया तो 288 सदस्यों के उसमें सिग्नेचर हुए। पहला सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे, दूसरा सिग्नेचर जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय उनका हुआ, और उसके बाद जिसका जिसका नाम बुलाता गया और उन सब लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, आप देखेंगे वो क्यों रखा हुआ है। अच्छा, उसकी प्रति बाहर काउंटर पर मिलती है। मैं भी 2 प्रतियां लेकर के आया, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। मूल संविधान की प्रतियां रखी हुई हैं कि आप ले जाइए, आप उसको पढ़िए। कहने का मतलब दक्ष संविधान की ही हम शपथ लेते हैं, और नेता से संविधान पूछिए, संविधान की प्रस्तावना पूछ लीजिए ना, तो नेता को आंधी आ जाएगी, नेता नहीं बता पाएगा। तो वो नेता जिसको संविधान आता ही नहीं है, वो संविधान को लागू कैसे करेगा, आप मुझे बता दीजिए। तो इसलिए नेता ऐसा चुनिए जो संविधान को समझता हो, पढ़ता हो और उसको लागू करने की क्षमता रखता हो। नहीं तो कम से कम एक काम श्री अकाल तख्त साहिब पर जत्थेदार साहब ने ये जरूर कर दिया कि ये दिखा दिया कि लोग कैसे हाथ खड़े कर देते हैं और साइन कर देते हैं। पूछा गया ना कि हाँ जी तुसी कानून पढ़िया जी, तो नहीं पढ़िया जी। साइन किस तरह किया जी, कर दिता जी। तुसी पढ़िया जी, नहीं पढ़िया जी। जब आप कानून बनाने से पहले एमएलए और एमपी को हम लॉ मेकर बोलते हैं, हमारे वकील साहब बैठे हैं, क्या सर लॉ मेकर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। और लॉ मेकर बिना पढ़े हुए कानून को और उस पर ऐसे ही साइन कर दे तो लॉ मेकिंग तो हुआ नहीं ना, वो कानून बना हुआ नहीं समझा जाएगा। और उन्होंने इतना जरूर कम से कम पंजाब के लोगों को जागृत कर दिया कि भाई नेता चुनो तो ऐसा चुनो जो कम से कम उस कानून को पढ़े, उस पर डिबेट करे, डिबेट करने के बाद साइन करे या फिर साइन ना करे अगर कोई ऑब्जेक्शन हो। मुझे भी वहां बुलाया गया, 2 घंटे बाद अलग से बुलाया गया। परमात्मा की कृपा है, हमारे से सारी कार्रवाई के बारे में पूछा गया। उस क्लास में मुझे नहीं बुलाया गया था, आपने देखा जत्थेदार साहब का बयान भी आया था, तो मैंने सारी बातें उनको बता दी कि ऐसे ऐसे कानून पास हुआ। मैं तो पढ़ा था, लेकिन मेरे पढ़ने ना पढ़ने में, क्योंकि अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम उसमें ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक उपाय होता है कि हम उस कार्रवाई का हिस्सा ना बने। उस कार्रवाई का हिस्सा ना बने तो मैं बता दिया कि मैं उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। दक्ष प्रियम बदल, तो दक्ष होना चाहिए। जो आपका काम है संविधान को लागू करना, संविधान के अनुसार शासन चलाना, ये नेता का काम होता है, तो संविधान उसको आना चाहिए। प्रियम बदल, मीठा बोलने वाला होना चाहिए। आपने देखा संसद अभी सत्र जब चल रहा था तो कैसे नेता लोग, आता जाता कुछ नहीं है लेकिन शोर शराबा, ना खुद उसमें डिबेट करेंगे ना दूसरों को डिबेट करेंगे, और गाली गलौज, मारपीट, ये सारा चीज अगर पार्लियामेंट में होगा तो देश हमारा कैसे चलेगा, देश कैसे हमारा उन्नति करेगा। तो वो सब चीज यहाँ दिया हुआ है। प्रियम बदल, रक्त लोका सुचिर वाग्मी, रक्त लोका प्रजा का रंजन करने वाला होना चाहिए, प्रजा का रंजन कर सके। रक्त लोका, प्रजा का रंजन कैसे होगा? चाणक्य ने भी कहा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा नाम हिते हितम। तो प्रजा का हित राजा का हित होता है। राजा का अपना कोई निजी स्वार्थ या निजी हित नहीं होता है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा नाम हिते हितम। तो वही है, रक्त लोका तभी होगा जब प्रजा के हित में राजा का हित, प्रजा के सुख में राजा का सुख। पर यहाँ राजा कौन है? आपके एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यही राजा है आज की तारीख में। और अधिकारी भी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी राजा है। तो रक्त लोका, यहाँ वहां ये भी लिखा हुआ कि नात्म प्रियम हितम राज्ञ, राजा का अपना कोई हित है ही नहीं। जब आप समाज सेवा में आ गए, राजनीति में आ गए, तो राजनीति आपके लिए साइंस एंड आर्ट्स ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। आपका अपना कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ आप समर्पित करके आइए, तभी आप त्यागी कहे जाएंगे। रक्त लोका सुचिर वाग्मी में पवित्रता होनी चाहिए, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, स्वभाव में पवित्रता होनी चाहिए, आचरण में पवित्रता होनी चाहिए। वाग्मी, बोलचाल अच्छे तरीके से बात कर सकें, अपनी बात को आगे कन्वे कर सकें कि हाँ हम आपके लिए ये कर रहे हैं, या आप हमें बताएं कि हमें क्या करना है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। ये 10 लक्षण
ये दिए हुए हैं नेता के, और जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे आप सब में मिला जुला कर इसी तरीके से ये सारी चीजें दी गई हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, वेद की बात करते हैं, वेदांग की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि देखिए जी ये तो दकियानुसी विचारधारा है। एक बहुत बड़े लीडर ने कहीं से किसी किताब से एक लाइन कोट किया, आप लोग समझ गए होंगे मैं किस लीडर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर उचित नहीं है कि किसी लीडर का नाम लिया जाए। उन्होंने किसी ग्रंथ के बारे में कहा, ये देखो जी उस ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। किसी ने बोला कि क्या वो ओरिजिनल टेक्स्ट है संस्कृत में, तो नहीं जी ये तो व्याख्या है। तो आप व्याख्या क्यों पढ़ रहे हैं, आप ओरिजिनल टेक्स्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ करके सुनाइए, तो वो बोलते हैं कि ओरिजिनल तो मुझे आता नहीं है, संस्कृत तो मुझे आती नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। कभी आप गलत व्याख्या किसी ने कर दी, मैं इस सभा के लिए मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत रिसर्च किया है इस टॉपिक के ऊपर। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो अंग्रेजों ने देखा कि भारतवासियों के ऊपर शासन करना बहुत मुश्किल का काम है। क्यों? इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनकी संस्कृति बहुत ज्यादा इनकी इतनी मजबूत है कि इनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि इनकी संस्कृति को तोड़ो। संस्कृति को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितनी हमारी धार्मिक किताबें थी, चाहे रामचरितमानस है, चाहे मनुस्मृति है, चाहे जितनी किताबें लोग ज्यादा पढ़ते थे, उसमें कुछ सो कॉल्ड विद्वानों से, तथाकथित विद्वानों से कुछ बातें श्लोक लिखवा करके उसमें डाल दिया और उसी का प्रचार प्रसार किया गया है। जो उसमें अच्छी बातें की गई हैं उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो आज भी हम उसी एक दो लाइन जो उन्होंने डलवा दी उसमें, उसी पर हम आज भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आप बताएं, जो कह रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्या वो नारी के बारे में, स्त्री के बारे में कहीं और उसी ग्रंथ में गलत बात लिख सकते हैं? तो बताइए, आप बताएं, क्या लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। ऐसे ही तुलसीदास जी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी। बाली ने कुछ सवाल किए हैं तो बाली को जवाब में वो बता रहे हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी। तो जो स्त्री के बारे में इस तरह की बातें तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसी पुस्तक में कहीं और नारी के खिलाफ बात नहीं आ सकती। तो ये हमने रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद हम आप लोगों को ये बात बता रहे हैं। तो जितने हमारे वेद हैं और भी दूसरे ग्रंथ हैं, पंचम वेद हम पुराणों को बोलते हैं, चाहे मान लीजिए कि गीता जी है, अगर मान लीजिए कि सब कुछ नहीं पढ़ना है तो गीता पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनि सीता। तो अगर जो भी ग्रंथ हमारे सामने है उस ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं तो द्वैत भाव मिट जाता है, द्वैतवाद मिट जाता है। जब द्वैत मिट गया तो क्या है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म। तो हमारा द्वैत भाव मिट जाना चाहिए, द्वैत भाव मिट जाना चाहिए, फिर हम अपने आप को, इस आत्मा को ब्रह्म के साथ एकाकार कर सकते हैं। यही इस पुस्तक का सार यही है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तत्त्वमसि। और जिस समय पता चल गया कि अहम ब्रह्मस्मि, तो सारा द्वैत भाव मिट जाता है। तो द्वैत भाव मिटा करके हमें समाज के लिए काम करने की आवश्यकता है, और समाज के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तभी परार्थ प्राज्ञ उच्चते। ये सारी संकल्पनाएं हैं हमारी संस्कृति की, उस पर हम चल सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आज की इस सभा में आपने हमको बुलाया है, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।